हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त के करंट अफेयर्स। अगर आपको आज के करंट अफेयर्स की फाइल लेनी है, पीडीएफ फाइल, तो आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। क्लियर? वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा आज मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, जिससे पता चल सके कल की करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपको कितनी याद है। ओके, स्टार्ट करेंगे आज का सीए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। बेसिकली इम्पॉर्टेंट डे नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट वीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है वो वीक? वर्ल्ड वाटर वीक 2023। तो वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे वाटर क्राइसिस है। उन वाटर क्राइसिस से कैसे निपट सकते हैं, इसलिए वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है कौन? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। हर साल स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इस दिन को सेलिब्रेट करता है सिंस 1991 से। ठीक है। द प्रोग्राम विल बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 20 to 24, मतलब 20 अगस्त से 24 अगस्त तक ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। इसका एम वही है, डेवलप करना सॉल्यूशन फॉर द इंटरनेशनल वाटर क्राइसिस। अब बात करेंगे थीम क्या है। सो वर्ल्ड वाटर वीक की थीम है सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आ गया, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वो डेट आप मुझे मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। और कल का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था अबाउट द माउई आइलैंड, और ये आइलैंड जो है वो हवाई आइलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसका आंसर आप लोगों ने सही दिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट की कमेंट्स आए थे अबाउट द साउंड। तो अभी जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि फर्स्ट क्लास है, तो धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होती है। अब धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, जो भी इश्यूज आएंगे उनको हम स्लोली कवर अप कर लेंगे। ओके। इसके अलावा छोटी सी जानकारी और अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस बुकलेट। इस बुकलेट को हमने लॉन्च किया, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीवाईक्यू एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के। कौन कौन से एग्जाम हमने कवर किए हैं? एसएससी सीजीएल, जेईई, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस। पिछले 5 साल के टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप इस बुकलेट को लेना चाहते हैं तो perchamclasses.in हमारी वेबसाइट है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और बुकलेट को ले सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए विथ इंपॉर्टेंट पर्सन। सबसे पहले है एडोब। आप सभी लोग पीडीएफ फाइल यूज करते होंगे ना? बस पीडीएफ के फाउंडर आप बोल सकते हैं एंड एडोब के को फाउंडर आप बोल सकते हैं जॉन बर्नॉक। इनका निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली। आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। एडोब को फाउंडर जॉन बर्नॉक पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। तो एडोब के सह संस्थापक जॉन बर्नॉक का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है। इन्होंने जेरोक्स में भी काम किया, और जब जेरोक्स में ये काम कर रहे थे तो उनकी मुलाकात अपने कलीग से होती है, और उनके कलीग का नाम होता है चार्ल्स जेसेक। और इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी क्रिएट की जिसका नाम था एडोब इन 1982। ठीक है। इनका जो पहला प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया था वो था एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट। इनका जो पहला प्रोडक्ट था उसका नाम क्या था? एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट था। इन्होंने पीडीएफ को भी क्रिएट किया था, जो कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहलाता है। पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, जो बहुत आसान तरीके से डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जॉन बर्नॉक जो है उन्होंने 1964 में एक अलजेब्रा की प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी, जैकोब्सन रेडिकल, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है अलजेब्रा प्रॉब्लम का। उसको इन्होंने सॉल्व किया था, जो कि कई सालों से मिस्ट्री बना हुआ था। तो आपको एडोब के को फाउंडर जॉन बर्नॉक का नाम आपको याद रखना है। अब एक और पर्सन जो न्यूज़ में है, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके। बायकॉम 18 सभी लोग देखते होंगे टीवी वगैरह, और आजकल जियो सिनेमा काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है।
तो बस जियो सिनेमा को और भी ज़्यादा पॉपुलराइज करना है, इसलिए यहाँ पे बायकॉम 18 ने अपॉइंट किया है किरण मनी एज अ CEO ऑफ डिजिटल बिजनेस। तो बायकॉम 18 ने किरण मनी को डिजिटल व्यवसाय का CEO नियुक्त किया है। इसके पहले ये गूगल में काम कर रहे थे किरण मनी, ठीक है। करेंटली ही होल्ड द पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर एंड MD फॉर एंड्रॉइड एंड गूगल प्ले इन द एशिया पैसिफिक रीजन एट द गूगल, ठीक है। मनी जो है वो डिजिटल बिजनेस को होल्ड करेंगे और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जियो सिनेमा को एक्सपांड करना है और एक लीडिंग कंपनी इसको बनाना है। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुई है और वो अपॉइंटमेंट है आलोक जैन की। आलोक जैन एक दूसरे पर्सन है जिन्हें अपॉइंट किया है। Another former Disney star executive has also become a part of Biocom 18 as a president and head of the color Hindi and regional। तो बेसिकली आपको यहाँ पे किरण मनी का नाम याद रखना है। बायकॉम 18 ने इन्हें CEO अपॉइंट किया है फॉर द डिजिटल बिजनेस। क्लियर। नेक्स्ट पर्सन बारे में बात करें, ये है नीलकंठ मिश्रा। इन्हें उडई का पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया है, फुल टाइम नहीं है, ये पार्ट टाइम चेयरमैन बन गए हैं किसके, उडई के। आइए हम पूरी न्यूज को बात करते हैं यहाँ पे। Okay. So नीलकंठ मिश्रा अपॉइंटेड पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द उडई। उडई का फुल फॉर्म एग्जाम में बनता है और पूछा भी गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उडई कहलाती है। इसके पहले ये एक्सिस बैंक में काम कर रहे थे, ठीक है। तो नीलकंठ मिश्रा जो कि एक चीफ इकोनॉमिस्ट है एक्सिस बैंक में, इन्हें अपॉइंट किया है एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द उडई। इसके अलावा नीलेश शाह जो कि कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इनको भी अपॉइंट किया है एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ आधार एजेंसी। बेसिकली उडई जो बॉडी है ना, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उडई बॉडी है उसमें एक चेयरमैन होता है, ठीक है। एक चेयरमैन के अलावा यहाँ पे 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किसे किया है, नीलकंठ मिश्रा को किया है। और 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट टाइम मेंबर होते, तो पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया है नीलेश शाह को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीलकंठ मिश्रा के बारे में बात करें तो इन्हें उडई का पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया है। इसका मतलब इनके पास कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, गवर्नमेंट के कई सारे मिशन में ये कंट्रीब्यूट करेंगे, कई सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ अ पार्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिसर ये बन चुके हैं। ही इज ऑल्सो द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिटी। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिटी जो प्राइम मिनिस्टर की कमिटी होती है ना, जिनको सलाह देते हैं, उस कमिटी के भी ये पार्ट टाइम मेंबर रहे हैं। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसकी भी एडवाइजरी कमेटी के ये मेंबर रहे हैं। तो आपको यहां पर इनका नाम याद रखना है, नीलकंठ मिश्रा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इरेडा। इरेडा क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, फुल फॉर्म क्या है, कब फॉर्मेशन हुआ है, ये सारे न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इरेडा ने साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको टारगेट दिया है कि आपको अगले साल तक इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। तो क्या टारगेट मिला है इनको, टारगेट मिला है 2023-24 का 4,350 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इनको टारगेट दिया गया है। तो यहाँ पे इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है इरेडा। इसने रिसेंटली MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको 2023-24 और 2024-25 के लिए कुछ टारगेट सेट करके दिए हैं। इरेडा जो ग्रुप है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही काम करता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन 1987 में हुआ था और ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 की ये कंपनी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रेवेन्यू टारगेट इनको सेट करके दिया है, तो 4,350 करोड़ रुपीस का टारगेट है फॉर 2023-24 एंड 5,220 करोड़ रुपीस का टारगेट दिया है फॉर 2024-25। तो आपको क्या क्या याद रखना है, इरेडा का फुल फॉर्म, इसका फॉर्मेशन 1987 में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये काम करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023-24 और 24-25 के लिए इसको कुछ टारगेट्स दिए हैं। टारगेट कितने हैं, तो 4,350 करोड़ का टारगेट है 23-24 के लिए, वही 5,220 करोड़ का टारगेट है 2024-25 के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जितेंद्र सिंह। कौन है जितेंद्र सिंह, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट टेक्नोलॉजी वगैरह संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये संभाल रहा है जितेंद्र सिंह। इन्होंने रिसेंटली भारत का पहला इंडिजीनियस, मतलब पूरे तरीके से मेड इन इंडिया
ई ट्रैक्टर लॉन्च किया है। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है CSIR प्राइमा ET11। तो CSIR प्राइमा ET11 जो कि भारत का पहला इंडिजीनियस ई ट्रैक्टर है, जिसको डेवलप किया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि प्राइमा ET11 क्या है, तो भारत का इंडिजीनियसली या पूरी तरीके से भारत में विकसित ई ट्रैक्टर है, जिसको डिजाइन किसने किया है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने इसको डिजाइन किया है। और इनका मकसद है कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में को और भी ज्यादा एनहांस करना और उनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना इसका मकसद है। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट है ना, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये होस्ट करने जा रहा है 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम, जो कि 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में होनी है। ठीक है, तो 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम भी इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर और प्रोडक्ट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर वगैरह पार्टिसिपेट करेंगे और रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं MP से। तो MP के ये मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट की है, लॉन्च की है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। हालांकि इस स्कीम के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, अभी थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं तो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान जो कि MP के CM है, इन्होंने इनॉग्रेट की है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्कीम, चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम को लॉन्च किया है MP में। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी यूथ हैं जिनकी एज 18 से लेकर 29 ईयर्स के बीच की है, उनको स्किल कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाया जाएगा और उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको काम दिया जाएगा। और जब इनको काम दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पैसे भी दिए जाएंगे, तो 8,000 से 10,000 रुपीज के बीच में स्टाइफन भी दिया जाएगा। अंडर द स्कीम द सिलेक्टेड यूथ विल बी गिवन ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो गेट एट 8 to 10,000 रुपीज स्टाइफन। ठीक है, तो किस स्टेट की है, तो MP स्टेट की ये स्कीम है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अच्छा, ये है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है ये, असम के गुवाहाटी में है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने डिजी यात्रा फैसिलिटी को शुरू किया है। क्लियर है? आइए, डिजी यात्रा फैसिलिटी पता है ना क्या है, नहीं पता तो अभी हम जान जाते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी। और गुवाहाटी या असम का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी में है ये। और नॉर्थ ईस्ट का ये पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने लॉन्च की है डिजी यात्रा फैसिलिटी फॉर द हैसल फ्री ट्रेवल। अब देखो, जैसे कि हम जाते हैं एयरपोर्ट में, फिर एंट्रेंस पे, एग्जिट पे, बोर्डिंग गेट में कितने समय जो है वो स्कैनिंग की जाती है, ID कार्ड बार बार दिखाना चाहता है पड़ता है। तो आपका जो ट्रैवलिंग है वो हैसल फ्री हो, मतलब आप पहले ही डिजी यात्रा पोर्टल को इंस्टॉल कर लो, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लो, और फिर आप जब एयरपोर्ट में एंटर कर रहे हो तो केवल स्कैनिंग आपको अपने फेस की करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। तो आपको बड़ी ईजी वो जो लाइन होती है उसमें नहीं लगना पड़ेगा और ना ही आपका टाइम यहाँ पे जाएगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। To eliminate the need for verification of tickets and the ID at various touch points, इसलिए यहाँ पे डिजी यात्रा फैसिलिटी को लॉन्च किया गया था। ये डिजी यात्रा फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है 3 मेजर एरियाज में। पहला एंट्रेंस जहाँ होता है, फिर चेक इन एंड द बोर्डिंग एरिया। ठीक है, पैसेंजर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को एंटर कर सकते हैं डिजी यात्रा एप्लीकेशन में, और एयरपोर्ट में केवल उनके फेस के स्कैनिंग के जरिए उनको एंट्री मिल जाती है एयरपोर्ट में। अब बात करते हैं ये कब लॉन्च किया गया है, तो हम बात करेंगे डिजी यात्रा फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, डिजी यात्रा फाउंडेशन का फॉर्मेशन 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में इसका फॉर्मेशन हुआ था अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2003। बेसिकली ये जो डिजी यात्रा फाउंडेशन है एक ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है कई सारी कंपनी के इसमें शेयर है, कई सारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो प्रोजेक्ट इसको इम्प्लीमेंट किया गया है डिजी यात्रा फाउंडेशन, एक ज्वाइंट वेंचर है। इसमें आपको कई सारे शेयर होल्डर मिलेंगे, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 26% स्टैक है, फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद, मुंबई और कोचीन एयरपोर्ट के भी आपको इसमें शेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब डिजी यात्रा फैसिलिटी किस एयरपोर्ट में लॉन्च करनी है फेज मैनर पे, तो ये डिसाइड करने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है।
पहले फेज में पहली बार डिजी यात्रा फैसिलिटी को शुरुआत किया गया था 2022 में, 2022 में वाराणसी और बेंगलुरु के एयरपोर्ट में। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिर ब्रिक्स। ये तो भाई पूरे साल अगेन न्यूज़ में रहता है और ब्रिक्स से आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे इसके फॉर्मेशन से हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ हो, वहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ब्रिक्स की 15th नंबर की मीटिंग चल रही है और हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी साउथ अफ्रीका चले गए हैं, 3 दिन के विजिट पे गए हैं साउथ अफ्रीका। ये मीटिंग जो है वो 24 अगस्त तक चलनी है। तो जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो हम 24 अगस्त में, अगर ऐसा कुछ खास हुआ तो हम 24 अगस्त में देखेंगे, पर फिलहाल हम इस मीटिंग के बारे में थोड़ी सी बातें सीख लेते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स 2023 जो मीटिंग हो रही है उसको होस्ट कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका इसको होस्ट कर रहा है और ये 15th नंबर की ब्रिक्स की मीटिंग है। कौन से नंबर की मीटिंग है? 15th नंबर की ब्रिक्स की मीटिंग है, ठीक है। और ये मीटिंग हो रही है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी जी और 3 दिन के विजिट पे हैं ये साउथ अफ्रीका में, 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में, ठीक है। ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2009 में हुआ था और इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इनकी जो प्रेसिडेंसी है, मतलब कौन सी कंट्री है ब्रिक्स की मीटिंग को होस्ट करेगी, ये आपका रोटेशन में चलता जाता है। जैसे कि लास्ट जो मीटिंग थी, मतलब 14th नंबर की जो मीटिंग थी वो होस्ट किसने की थी? चाइना ने की थी। तो 15th नंबर की मीटिंग होस्ट कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। वहीं अगर 16th नंबर की मीटिंग की बात करें तो ब्राजील, 17th नंबर की रशिया और 18th नंबर की मीटिंग कौन होस्ट करेगा? इंडिया। इस तरीके से रोटेशन बेसिस पे ये काम करता है। ब्रिक्स का पहला समिट 2009 में हुआ था, रशियन फेडरेशन ने इसे होस्ट किया था। 14th नंबर का ब्रिक्स समिट चाइना में हुआ है और अभी 15th नंबर का ब्रिक्स समिट 2023 साउथ अफ्रीका इसे होस्ट कर रहा है। जोहान्सबर्ग में ये मीटिंग हो रही है, 3 दिन के विजिट पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं। अब जब ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन तो लिए जाएंगे। ब्रिक्स बेसिकली 5 बड़ी इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका शुरुआत या जिसका फॉर्मेशन किसने किया था? रशिया ने किया था। तो वही चीज लिखी है कि ब्रिक्स जो है वो ग्रुप है वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी का। वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी का ग्रुप जो है वो ब्रिक्स कहलाता है। और ये जो वर्ड आया है ना ब्रिक, इसको दिया है एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है जिम ओनील। इनके द्वारा यह टर्म यूज किया गया था ब्रिक इन 2001। पहले ये ब्रिक हुआ करता था। साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में ब्रिक्स का मेंबर बना है, ठीक है। ब्रिक्स जो है वो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 40% होल्ड करता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आपका चाइना है, इंडिया है, ये तो वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। तो वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्री के पास है, क्लियर। इसके अलावा 16% ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल ट्रेड में एंड 30% कंट्रीब्यूशन इनका आपको देखने को मिलेगा जीडीपी में, क्लियर। अब साउथ अफ्रीका में प्राइम मिनिस्टर मोदी की 3rd नंबर की विजिट है। दिस विल बी द मोदी 3rd विजिट टू द साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा इस साल हम 30th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के डिप्लोमेटिक रिलेशन के, तो ये मीटिंग काफ़ी खास भी हो जाती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिक्स नेशन यहाँ पे आ रहे हैं, 5 बड़ी इकोनॉमी है और उन लोगों का यही कंसर्न है कि हम हमेशा ट्रेड डॉलर में क्यों करें, हम डॉलर फ्री ट्रेड करना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा डिस्कशन यहाँ इस मीटिंग में होने वाला है कि हमको डॉलर फ्री यहाँ पर ट्रेड चाहिए है। इसके अलावा कुछ और बातें होने वाली हैं कि आपने देखा होगा जैसे कि टाइम्स ग्रुप है या दूसरे जो ग्रुप है, आप लोगों ने QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में सुना होगा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग को रिलीज करता है। तो ब्रिक्स ने कहना है कि यहाँ पे पार्शलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो कोविड नहीं है, रशिया का जो बैटल चल रहा है, जो वॉर चल रही है विथ यूक्रेन, उसके कारण जो मॉस्को यूनिवर्सिटी है उसको यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल तक नहीं किया गया। तो उसके कारण रशिया थोड़ा नाराज भी है। तो ब्रिक्स कंट्री ने डिसाइड किया है कि हम अपना खुद का एक रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत जल्दी ब्रिक्स का खुद का एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम आने वाला है। तो ब्रिक्स न्यू यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्लियर है। रिसेंटली यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर्स जो ब्रिक्स कंट्री के हैं उनकी मीटिंग हुई और उन सभी लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे जो भी करेंट रैंकिंग सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है या फिर वो उतने रिलेवेंट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अनबाइस्ड डेटा का यूज करते हुए और इम्पार्शियल तरीके से हम यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, क्लियर। इसके अलावा आप देखेंगे
यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाइना और इंडिया जो है ब्रिक्स के कंट्री के मेंबर्स हैं और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, यूथ पॉपुलेशन भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इसके कारण ये ब्रिक्स का जो एक्सपांशन भी होना है, तो हो सकता है कि इस मीटिंग में किसी कंट्री को अप्रूवल मिल जाए कि वो ब्रिक्स में एंट्री ले सकता है। यहाँ पे लगभग 23 कैंडिडेट्स हैं, 23 कंट्रीज हैं जिन्होंने अप्लाई करके रखा हुआ है कि वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, और ऐसी ही कई कंट्री हैं जो अपना इंटरेस्ट भी समय समय पे शो करते रहते हैं। तो हो सकता है इस मीटिंग में कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एक और मीटिंग के बारे में, 9th CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस। CPA क्या होता है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। CPA का फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनका ही बेसिकली एक ग्रुप है जिसको लंदन में डिजाइन किया गया था। ओके, तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है, 9th नंबर का एडिशन है और इनॉग्रेट किया है ओम बिरला ने, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। 21 और 22 अगस्त को ये मीटिंग हुई है उदयपुर राजस्थान में। तो इस पोस्टर से इतनी जानकारी तो हमको मिल चुकी है कि ये 9th नंबर की मीटिंग है, उदयपुर राजस्थान में हुई है, और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? ओम बिरला ने किया है, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर भी हैं। ठीक है, अब हम पूरी न्यूज़ को यहाँ पे समझ लेते हैं, क्यों होती है ये मीटिंग, क्या कहानी है। सो 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रिसेंटली हुई है, कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में, जिसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज। ये इसकी थीम थी। बेसिकली जो कॉमनवेल्थ नेशन है जहाँ पर डेमोक्रेसी है और कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डेमोक्रेसी को, इसके अलावा अपने जो कल्चर वगैरह को यहाँ पे शेयर किया जाता है, इसलिए ये मीटिंग होती है। अब ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन 1911 में यूके में लंदन में किया गया था। लंदन में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 1911 में जब इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था तब इसका नाम क्या था? एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसका पुराना नाम EPA था, अब इसका जो नया नाम है वो CPA है। क्लियर? अब नया नाम कब, नामकरण कब हुआ भाई इसका? तो नामकरण इसका आप देखेंगे 1971 में हुआ है अंडर द लॉ ऑफ यूके। ठीक है, बेसिकली जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो यहाँ पे आती हैं, प्रमोट करती हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने का काम है, सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स को शेयर करने का काम ये कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने रिसेंटली 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन किस सिटी में होस्ट की है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदयपुर राजस्थान में। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आसियान कंट्री। अब देखो, आसियान कंट्री और भारत का रिलेशन भी काफ़ी पुराना हो चुका है, और आसियान कंट्री जो हैं उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, और हमारी जो ट्रेडिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, आसानी होती है, टैक्स वगैरह में भी आपको आसानी देखने को मिलेगी। लेकिन कई सारे बिजनेसमैन हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से 10 साल पहले साइन हुआ था, मतलब 2012-13 के पास की बात है, तो अब इसे रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो फाइनली यहाँ पे आसियान कंट्री और इंडिया एग्री हुई है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हम उसको रिव्यू करेंगे बाय 2025 तक। सो इंडिया एंड आसियान एग्री टू रिव्यू FTA, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द 2025। जो FTA है इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में, ये इफेक्ट में आया था आज से 13 साल पहले, मतलब 2000 आप 10 मान लीजिए, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, तो आज से 13 साल पहले ये FTA जो है वो इफेक्ट में आया था। ठीक है, और लगातार जो इंडियन बिजनेसमैन है वो पुश कर रहे थे कि अब इसे रिव्यू करने की ज़रूरत है, जिससे फ्री ट्रेड पैक्ट जो है उसको रिवॉल्यूट किया जा सके, और जो भी दोनों पार्टीज के बीच में अभी इम्बैलेंस है या डिस्पैरिटी है उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया जा सके, इसलिए इसे रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी रिसेंटली बेसिकली मीटिंग भी हुई है। किसकी मीटिंग हुई है? 20th आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर की मीटिंग और इंडिया के इकोनॉमिक मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। और वहाँ पर भी इस बात को डिसाइड किया गया कि जो हमारी सप्लाई चेन है, सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं इन पे हमें बात करने की ज़रूरत है, और हमारा जो FTA एग्रीमेंट है उसको भी हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो FTA जो है इफेक्ट में कब आया था? 1 जनवरी 2010 को FTA इफेक्ट में आया था। तो इसी के बाद इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब यहाँ पर आप देखेंगे आसियान, अगर देखें तो बायलैटरल ट्रेड आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारा 2022-23 में $131.5 बिलियन रहा है, जो कि
पूरे ग्लोब का अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग होती है उसका 11.3% आपको देखने को मिलेगा। अब आसियान में कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो आसियान में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी कंट्री आसियान कंट्रीज कहलाती हैं और इनके साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। ओके, चलिए अब देखिएगा, हम एसआई यूनिट्स के बारे में जानते हैं। आप बात करते हो कि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, या टेम्परेचर की जो है वो केल्विन है, मास को कैलकुलेट करना है तो हम किलोग्राम में बातें करते हैं। तो ये एसआई यूनिट हमने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है कि 1 किलो इतना होता है, 1 केल्विन इतना होता है। हम सब ने क्या किया, सेकेंड, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना के रखा है। लेकिन हमेशा चर्चा में रहने वाला ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसका क्या स्टैंडर्ड है, तो इसको भी डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो फाइनली ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की क्या डेफिनेशन है, क्या स्टैंडर्ड है, वो फाइनली यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो हम इसी स्टैंडर्ड को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है जो इतना चर्चा में रहता है। ये सभी को पता है कि हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर फ्यूल कहलाता है, और हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट देता है, या मिनिमम तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम लगातार कोशिश करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करने के लिए। अब जैसे कि आज हमारी गाड़ियों में हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह का यूज़ होता है, और जब ये बर्न होती हैं, जब इनका कंबशन होता है, तो बेसिकली हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है वो ना हो, हम हाइड्रोजन को ही डायरेक्टली अपनी कार में, अपनी बाइक्स में यूज करें और उसका ही डायरेक्टली कंबशन हो जाए। तो इसलिए हमें ज़रूरत है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की। अब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है तो हम वाटर के जरिए हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, और वाटर का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, H2O है। और जब H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइट टेक्निक की, इलेक्ट्रोड वगैरह की ज़रूरत होती है, और उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? पावर प्लांट से आ रही है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन कैसे हुआ? तो अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो भी आप रिन्यूएबल तरीके से यूज़ करो, मतलब हाइड्रो पावर यूज़ करो, सोलर पावर यूज़ करो, विंड पावर यूज़ करो, और उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करो। तब ग्रीन हाइड्रोजन तो आपने प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन कोई हाइड्रोजन जो आपने प्रोड्यूस किया है वो ग्रीन कब माना जाएगा, मतलब आपने सही तरीके से प्रोडक्शन किया है या नहीं। तो एक स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है। तो फाइनली वो स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट हुआ है। सो इंडिया अनाउंस ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड। तो ग्रीन हाइड्रोजन की फाइनली यहाँ पे डेफिनेशन को अनाउंस किया गया है, जिससे आपको एक क्लियर क्राइटेरिया पता चले जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो फॉर द हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो क्या बताया है कि हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करने में जो भी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, गैस प्यूरिफिकेशन, और दूसरी जो स्टेज हम फॉलो करते हैं, तो उसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, इट्स नॉट एक्सीडेड 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg ऑफ हाइड्रोजन। 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 kg ऑफ हाइड्रोजन, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। ये स्टैंडर्ड किसने सेलेक्ट किया है? तो ये गाइडलाइंस डिफरेंट एजेंसी से बात करके, प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों से बात करके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बेंचमार्क सेट किया गया है, और ग्रीन हाइड्रोजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई है। अब हमने तो डेफिनेशन दे दी कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करोगे तो 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर kg ऑफ हाइड्रोजन इतना ही प्रोड्यूस होना चाहिए, अदरवाइज वो आपके हाइड्रोजन जो आपने प्रोड्यूस किया है उसको हम ग्रीन नहीं मानेंगे। तो सारी अलग अलग कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इनको गाइडलाइंस देने के लिए, इनको रिव्यू करने के लिए कि ये सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, इसलिए यहाँ पर BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ये सारा काम करने वाली है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो है वो नोडल एजेंसी या नोडल अथॉरिटी की तरह काम करेगी, जो कि मॉनिटर करेगी, वेरीफाई करेगी, सर्टिफाई करेगी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को। ग्रीन हाइड्रोजन कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी भी प्रमोट करता है, कार्बन फुटप्रिंट को भी ये मिनिमम करने की काम करता है। अब इसका एम क्या है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को हर साल हमें प्रोड्यूस करना है बाय 2030 तक, ठीक है। इसके अलावा 125 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमको प्रोड्यूस करनी है यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये बेसिकली यहाँ पे कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। ओके,
अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजा अनिरुद्ध श्रीराम। 1 सेकेंड। राजा अनिरुद्ध श्रीराम ये 4th क्लास का स्टूडेंट है। कौन है ये? चौथी कक्षा के एक स्टूडेंट हैं जो कि बिलोंग करते हैं आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और इन्होंने अभी सिल्वर मेडल हासिल किया है सिंगापुर इंटरनेशनल ओलंपियाड चैलेंज में। तो राजा अनिरुद्ध श्रीराम जो कि चौथी क्लास के एक बच्चे हैं, तिरुपति से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में। अब आज 23 अगस्त है, तो आज इसरो का कहना है कि आज लैंडर जो है वो चंद्रमा की सरफेस पे उतरेगा। द लैंडर मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3 इज एक्सपेक्टेड टू द टच डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन अगस्त 23, ऐसा इसरो का कहना है। अब बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो चिंतन शिविर कहाँ पर लग रहा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। किसने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको किया है। और इसमें डिस्कस किया जाएगा रोड मैप फॉर इंडिया टू बिकम डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया एक विकासशील देश या डेवलप्ड कंट्री कब तक बन जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 2047 तक बन जाएगी। और इसका रोड मैप डिस्कस हो रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, ठीक है। मैसूर जो पैलेस है वो प्लास्टिक फ्री पैलेस डिक्लेयर कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है ओनम फेस्टिवल। तो ओनम फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है केरला में। ये फेस्टिवल जो है वो 10 डे चलने वाला फेस्टिवल है। 10 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। 10 डे का ये फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का जो पहला डे होता है उसको अथम के नाम से जाना जाता है और जो लास्ट डे होता है उसको थिरुवोनम के नाम से जाना जाता है, फाइनल डे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में एक डील साइन हुई है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूएसए के 200 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को परचेस करेगा। तो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल किस कंट्री की है? यूएसए की है। और कौन इसे परचेस कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया से परचेस करने वाला है। 200 की डील साइन हुई है। अब देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, हम सभी को पता है। इन्होंने इंडिया का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 को इनॉग्रेट कहाँ पर किया है, किस सिटी में किया है? सो आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गांधीनगर। नेक्स्ट, अच्छा, मैंने आप लोगों को द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण बताया था, याद होगा। तो उन्होंने 2 फ्रीडम फाइटर के बारे में चर्चा की थी। मतंगिनी हजारा, ये जो कि एक फ्रीडम फाइटर थी, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? वेस्ट बंगाल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है, इंडिया हैज सेटल्ड इट्स फर्स्ट एवर क्रूड ऑयल पेमेंट टू विच कंट्री इन द लोकल करेंसी। तो किस कंट्री के साथ हमने लोकल करेंसी में ऑयल की डील साइन की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा, क्योंकि हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको पद्म अवार्ड भी दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी इनको मिला है। ये स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी जुड़े हुए हैं और ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज भी थे। तो हम बात कर रहे हैं विंदेश्वर पाठक के बारे में, जिनका निधन हो गया है। ये किस फील्ड से थे? तो आंसर हो जाएगा ये सोशल वर्कर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्वकर्मा योजना स्कीम को रिसेंटली अनाउंस किया गया और इसके लिए कितना बजट अनाउंस किया है? अभी 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आंसर हो जाएगा 15,000 करोड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। सो है उद्योग रत्न अवार्ड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो रतन टाटा जी को दिया गया। ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन अवार्ड अभी दिया है इसलिए वापस से चर्चा में थी, तो मैंने न्यूज़ को कवर नहीं किया, एमसीक्यू ले लिया यहाँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर 17 कैटेगरी में एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल किसने जीता है? तो यहाँ ये टाइटल स्पेन ने जीता है, इंग्लैंड को हराया है और ये स्पेन का पहला टाइटल है। तो फर्स्ट टाइम फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल स्पेन ने जीता है, ओके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिखारू मिगला
फुकचे रोड प्रोजेक्ट इन लद्दाख, BRO इस रोड प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। क्या है ये प्रोजेक्ट? तो बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट मोटेबल रोड तैयार की जा रही है पूरे वर्ल्ड की, जो कि 19,000 फीट की हाइट पर है। BRO की फीमेल जो यूनिट है वो इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टू बिल्ड द हाईएस्ट मोटेबल रोड इन द वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी रिसेंटली 16th नंबर का इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कंप्लीट हुआ है पोलैंड में। भारत की रैंकिंग क्या है? 1, 2, 3 या 4। एंड भारत ने यहाँ पर 4 गोल्ड मेडल एंड 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। क्लियर? तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला द क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के वीडियो में करते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।